द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में जब ये लाइन पढ़ी जाती है तो सच में बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई हम सभी तमाम विभिन्नताओं के बावजूद एक हैं, सब भारतवासी हैं। लेकिन असल में जितना खूबसूरत ये सुनने में लगता है उतना खूबसूरत है नहीं, थोड़ी बहुत कमी तो है। कहीं ना कहीं असमानता की भावना तो है। तो किस तरह की असमानता है, किस तरह का जातिवाद है, भेदभाव है, इस पे आज हम बातें करने वाले हैं और कहाँ तक इसकी जड़ें हैं। दोस्तों, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं। वाकई उनके नाम के साथ एक्सपर्ट लिखना बिल्कुल सही लगता है। 13 विषयों में यूजीसी नेट जेआरएफ पास किया है इन्होंने। इनके नाम पर नेशनल रिकॉर्ड है। इसके अलावा दलित कला में इनके पास है पीएचडी। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह देव का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी, जो आप अपने शो में हमें बुलाया और अपनी बात कहने का हमें मौका दिया। धन्यवाद। मौका तो देना ही पड़ता है। आपने पहले हमारे से बात की है और हमारे जो दर्शक हैं वो ईगरली आपका इंतजार कर रहे थे कि दोबारा से लक्ष्मण जी को बुलाइए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे आपके लिए कि मैं दोबारा से आपको लेकर आऊं। तो आपने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा की हुई है, हर विषय पर आपकी पकड़ है। ये जो दलित और जातिवाद है, इसके बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ाई की है। तो क्या है जातिवाद? देखिए, मैं पहले बता दूं दर्शकों को कि मैंने बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स पर जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल की है और मैंने उसको पूरी दुनिया के जो सबल्टन ग्रुप्स हैं, जैसे कुर्द हो गए, बलूच हो गए या श्रीलंका के तमिल हो गए, उनके साथ तुलना करते हुए अपनी थीसिस लिखी थी। उसके बाद मैंने पीएचडी की है नेपाल और भारत के दलितों की राजनीतिक कला पर। और नेपाल के बारे में तो ये पहली पीएचडी थी। तो मैं नेपाल के 58 जिलों में मैंने अपनी फील्ड स्टडी की। मैं प्लेटिना से घूमा, फील्ड स्टडी की और 5 बार मैं नेपाल गया। तो जाति का जो सवाल है, ये हमें जानना जरूरी है कि जाति है क्या। तो जाति के विषय में जो सबसे बड़ी जाति का जो पैरेलल शब्द है अंग्रेजी भाषा में, उसको कहा जाता है, वो आया है पुर्तगीज भाषा के कास्टा शब्द से। अच्छा। कास्टा का मतलब होता है प्रजाति, मतलब एक ही किस्म के लोग। तो जाति है क्या? जाति वो होती है जो एक ही ग्रुप के लोग अपने ही जाति के लोगों से विवाह करते हैं। मतलब इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो जाति है वो एक अंतर्विवाही समूह है। एक जाति के लोग वे होंगे जो आपस में शादी करते हैं, वे दूसरी जातियों में बाहर शादी नहीं करते और इसी वजह से जातियां विकसित हुई हैं। लेकिन दूसरी बात आती है कि क्या जाति प्रथा का कोई जाति प्रथा जो है वो हिंदू समाज की एक विशेषता है और ये निगेटिविटी ही है इसमें ज़्यादा। लेकिन ये इसका आधार क्या है? तो ये इसके आधार के लिए हमें पहले जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो सबसे पुराना जो ग्रंथ है, जो ऋग्वेद है, जिसका समय लगभग 3200 साल पुराना है या 3000 साल पुराना, तो हमें उसका जो दशम मंडल है, जो पुरुष सूक्त है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय पैदा, ब्राह्मण पैदा हुए और भुजाओं से क्षत्रिय, और उसका जो पेट का जो एरिया है और जंघाओं से जो है वो वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। कि बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो ये 4 वर्णों की जो उत्पत्ति हुई ये ब्रह्मा के या अलग अलग बॉडी पार्ट से इस तरीके से हुई, ये ऋग्वेद में बाद में मिलाया गया। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि इसको बाद में मिलाया गया, लेकिन इसमें एक बिंदु ये है कि जो छांदोग्य उपनिषद है, जो वेदों के बाद लिखा गया उपनिषद, जिनको वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद उसका हिस्सा है। तो छांदोग्य उपनिषद में ये बात लिखी है कि आदमी जैसे कर्म करेगा, जो इंसान जैसे कर्म करेगा, उसको अगले जन्म में उसी के अनुसार उसको उस तरह के जन्म मिलेगा। जैसे अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो आप अगले जन्म में ब्राह्मण होंगे, आपने कुछ बुरे कर्म किए, आप कुछ भी हो, लेकिन आप अगले जन्म में शूद्र योनि में पैदा होंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बहुत अच्छे खासे लोगों को नहीं पता। उनको लगता है कि हिंदुओं में 4 वर्ण हैं। अच्छा। 4 वर्ण तो हैं ही, और जो वर्ण में होता है उसे कहा जाता है सवर्ण। जैसे बोला जाता है कि मैं सवर्ण जाति से हूँ। हाँ, सवर्ण जाति से, यानी तो उच्च जाति से ना। अच्छा। मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे हमें सवर्ण शब्द को जाना चाहिए। वर्ण का मतलब होता है एक जो स्तरीकरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम्म, जो शस्त्र के साथ होता है उसे कहा जाता है सशस्त्र, जो होता है मतलब वर्ण के साथ उसको कहा जाता है वर्ण, जिसको वर्ण मिला हुआ हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी सवर्ण हुए, लेकिन एक पांचवा वर्ण भी है अंत्यज, जिनको अछूत कहा जाता है, जो कि जाति व्यवस्था जिस वर्ण व्यवस्था से बाहर है, और उन्हें ही अनटचेबल कहा गया है। और मनुस्मृति जो है हिंदुओं का एक ग्रंथ है जो करीब 1500 साल पहले लिखा गया था, तो उसके अनुसार भी व्यक्ति की जो जाति है वो उसके जन्म के आधार पर निर्धारित होती है कि जिस जन्म में वो पैदा हो जाए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये कर्म के आधार पर थी, कि मान लिया कोई भी व्यक्ति है अगर वो पढ़ने पढ़ाने का काम करना शुरू कर दे या पुरोहित्य का काम शुरू कर दे तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, या कोई आदमी जैसे सफाई कर्मी का काम करना शुरू कर दे तो वो शूद्र वर्ण या अति शूद्र वर्ण का माना जाएगा। गीता में ऐसा है भी, लेकिन गीता जो है वो महाभारत का हिस्सा है और उसमें उसकी काट भी की गई है। वो कैसे की गई है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो व्यवस्था थी ये जन्म पर आधारित थी। महाभारत में एक जिक्र मिलता है कर्ण का। तो कर्ण जो थे वो धनुर्विद्या सीखना चाहते थे परशुराम से, तो परशुराम जो थे वो सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो इसका मतलब जो ब्राह्मण थे वो जन्म के आधार पर थे। तो कर्ण ने झूठ बोला कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं और आप मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। तो कर्ण ने उनसे धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी। तो एक दिन कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे परशुराम, तो एक बिच्छू या कोई कीड़ा था उसने काट लिया कर्ण को और उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और खून बहने लगा। तो आंख खुल गई जब खून का उन्हें पता चला, मतलब परशुराम जी जब बाद में देखा तो उन्होंने देखा या तो खून पड़ा हुआ है, किसी कीड़े ने इसको काट लिया। तो उसने कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। उसने कहा कि ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता, कि ब्राह्मण तो वही, ब्राह्मण अगर कोई होता तो वो इस कष्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तुम तो जरूर क्षत्रिय हो जो इतना कष्ट तुम बर्दाश्त कर गए कि तुम्हें कीड़ा काट गया और तुमने अपनी जंघा को हिलाया नहीं जिससे मेरी आंख ना खुल जाए। तो उसने कहा कि तुमने झूठ बोला है। तो उसने बोला कि परशुराम जी ने उसको शायद श्राप दिया था कि तुम जब समय आएगा जो मैंने तुम्हें विद्या सिखाई, क्योंकि तुमने मेरे से झूठ बोल के विद्या सीखी है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब समय आएगा तो तुम्हारी मेरी सिखाई हुई विद्या बहुत सारी तुम्हें काम नहीं आएगी। तो वो भूल तो इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के ऊपर आधारित थी। और वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि ये जन्म के ऊपर आधारित थी। जब शंभू का श्री राम ने इस वजह से हत्या कर दी थी क्योंकि वो शूद्र वर्ण में जन्मा था और शूद्रों के लिए तपस्या करना अलाउ नहीं था। तो ये जो हिंदुओं के जो, लेकिन जो एक वर्ग ऐसा है उनका ये कहना है कि कुछ विदेशियों ने या कुछ इस तरह के लोगों ने हमारे ग्रंथों में ऐसा कर दिया है। तो मेरा उनसे सवाल है कि अगर आपके ग्रंथों में जातिवाद घुसा दिया है या इस तरह का किया है तो क्या आपने उन जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको संशोधित करते हुए अपने नए ग्रंथ लिखे, या ये बात लिखी कि नहीं ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति की आपने काट की कि मनुस्मृति में ऐसा है। मनुस्मृति के साथ दिक्कत क्या है, मनुस्मृति ब्राह्मण के भी खिलाफ है कि उसको काम नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा भिक्षा मांगनी चाहिए। और उसमें जो सजा है वो भी निर्धारित की गई है कि अगर कोई ब्राह्मण कोई अपराध करता है तो मान लिया कि उसको सजा कम मिलेगी, शूद्र अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा सबसे ज्यादा मिलेगी। अच्छा। ब्राह्मण को सबसे कम मिलेगी, उससे कम मिलेगी क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को, उसके बाद शूद्र को। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसको समझने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि जो जाति है वो वर्ण से ही निकली है। कि जो शुरू में जो आर्टिजन क्लास था, कि जैसे मान लिया कुछ कुम्हार हो गए या कुछ चमड़े का काम करने वाले लोग हो गए या कुछ दर्जी का काम करने वाले लोग हो गए, तो वो आपस में बाद में अपने ही लोगों में विवाह करने लगे और इसी तरीके से जातियां विकसित हो गई। शुरू में ये करीब 3000 साल पहले एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना शायद संभव रहा होगा, ऐसा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ये ऐसा मानना है। लेकिन बाद में जाके जाति व्यवस्था रूढ़ होती ही चली गई और धीरे धीरे इसमें अनटचेबिलिटी भी जुड़ गई। अनटचेबिलिटी की, अगर मैंने तुम्हें छू लिया या तुमने मुझे छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, और अपवित्र हो जाऊंगा तो इसी वजह से पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट आया। और जो दलित जातियां थी उनको गांव के एक सिरे पर रखा जाने लगा, दक्षिण दिशा में उनको रखा जाने लगा,
और उनके साथ तरह तरह का भेदभाव किया जाने लगा। और पेशवा काल में ये भेदभाव इतना ज़्यादा हो गया था कि कहीं किसी दलित के थूकने से जमीन अपवित्र ना हो जाए तो उन्हें अपने गले में हंडियां टांग कर चलना पड़ता था, जिससे वे उसी गली हंडी में वो थूके, और अपने कमर के पीछे उन्हें झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था कि जिससे उनके जो पैरों के निशान हैं वो मिट जाएं, और छाया तक से अपवित्र हो सकता था दलित की ब्राह्मण व्यक्ति। तो ये व्यवस्था ऐसी थी। लेकिन और हुआ क्या बाद में स्तरीकरण जो जातियों का ऐसा हुआ कि अभी रामभद्राचार्य हैं, एक बहुत बड़े संत हैं हिंदू समाज के, उन्होंने ये भी कहा कि अभी पाठक और जो दूसरे जो ब्राह्मण हैं वो अधम माने जाते हैं, उपाध्याय। तो ये ब्राह्मणों में भी आपस में स्त्रीकरण है कि ये नीच ब्राह्मण हैं, ये ऊपर ब्राह्मण हैं। बाद में ये जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा स्तरीकरण हो गया, इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन हो गया कि हर जाति ने अपने से नीची एक जाति ढूंढ ली। तो ये है भारत की वर्ण व्यवस्था। और ये जाति व्यवस्था जो दूसरे जो धर्म हैं, जैसे ईसाईयत है, सिख है, इस्लाम, ये हिंदुओं से उन्होंने भी अडॉप्ट कर ली। अच्छा, तो इस्लाम में भी जातियां हैं? बिल्कुल, इस्लाम में जातियां हैं। पहले हम शिया सुन्नी का फर्क समझेंगे। ये शिया सुन्नी तो सिर्फ एक विचारधारा है। ये विचारधारा, इस शिया सुन्नी का तो बिल्कुल ये मामला है कि आप पहला खलीफा किसे मानते हैं। अच्छा, आप खलीफा किसे मानते हैं। शियाओं का मानना है कि हजरत अली पहले खलीफा थे, प्रोफेट मोहम्मद के उत्तराधिकारी वही थे, क्योंकि वो अहले बैत थे, मतलब प्रोफेट रसूल अल्लाह के खानदान से थे, और उन्हीं की जो धारा थी वो ठीक थी। ये शियाओं का मानना है। और उनके बाद के जो इमाम होते चले गए, हजरत अली के बाद हजरत हसन, हजरत हुसैन और जैनुल आबदीन, और जो इमामों की परंपरा चली है, जो 12 इमाम की जो परंपरा है। और सुन्नियों का जो मानना है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर थे, हजरत अबू बकर के बाद उमर हुए, फिर उस्मान हुए, फिर हजरत अली हुए। तो ये सिर्फ ये मत है, इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो देवबंदी और बरेलवी क्या है? ये तो सेक्ट है कि मान लिया, ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई कि एक विचारधारा है कि जो इस्लाम की जो मूल विचारधारा है, तो देवबंदी बोलते हैं कि मतलब हम उसके ज्यादा नजदीक हैं। मतलब जो सुन्नी विचारधारा है कि मतलब जो सुन्नत है, रसूल अल्लाह की जो सुन्नत है, या जो सुन्नतों की जो किताबें हैं, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, उसके उस पर जो आधारित जो इस्लाम है वो मतलब अहले हदीस कह लीजिए, या देवबंदी, थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ वो है। और बरेलवी वे हैं कि जिन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया, जिसमें कब्र परस्ती भी उसमें शामिल है और बहुत तरह के रिचुअल्स भी शामिल हैं। तो बरेलवी वे लोग हैं, मतलब ये। लेकिन ये दोनों की जो विचारधारा है ये सिर्फ दक्षिण एशिया में मिलती है। और दोनों विचारधारा, देवबंदी जो विचारधारा है उसका हमारे जिले के पास की एक जगह देवबंद से उद्गम हुआ, और राजा खाम जो अहमद बरेलवी थे वो बरेली के रहने वाले थे। तो इनमें थोड़ा फर्क है, लेकिन इनका जाति से कोई मतलब नहीं। जाति व्यवस्था मुसलमानों में वो दूसरी किस्म की, बिल्कुल हिंदुओं के पैरेलल है। अच्छा, इतनी खतरनाक है वो। जैसे ये कि जो सैयद हो गए, जैसे सैयद जो हैं, सैयद का क्या मानना है कि हम रसूल अल्लाह के खानदान के लोग हैं, और जो उनकी पुत्री थी हजरत फातिमा, हम उनकी संतान हैं। और उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बिरादरी हो गई वो शेख हो गई। तो शेखों का जो क्लेम है, ज्यादातर जो मेन जो शेख का क्लेम है कि रसूल अल्लाह के साथ जो लोग थे जिनको सहाबी कहा जाता है, मतलब बहुत सारे शेखों का मानना है, सभी शेख ऐसे नहीं है कि हम उनकी संतान हैं। शेख के बाद सबसे बड़ी बिरादरी हो गई फिर पठान या पश्तून, और जो हिंदुओं की जो अपर कास्ट से जो कन्वर्टेड बिरादरियां हैं, उसने भी अपने आप को उन अपर कास्ट से जोड़ लिया है खास तौर से। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो राजपूत हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, वो धीरे धीरे पठान बन गए वो लोग। अच्छा। और उन्होंने अपने शजरे भी तैयार करवा लिए, क्योंकि उनको इस्लाम में एक जगह चाहिए थी। 1931 में भारत में इंडिया का लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था। तो मैं उस लास्ट कास्ट सेंसस मैप का मैं नक्शा देख रहा था। तो उस लास्ट कास्ट सेंसस का जो मैं नक्शा देख रहा था, तो मैंने देखा कि बंगाल के इलाके में सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो शीख है मुसलमानों की। और वो किसी भी बिरादरी, चाहे हिंदुओं की बिरादरी हो चाहे मुसलमानों की बिरादरी हो, वो मोस्ट न्यूमरस कास्ट है, मतलब उससे बड़ी कोई बिरादरी ही नहीं है वहां। तो बाद में मुझे पता चला, हाँ, संख्या में शेख। अच्छा। तो बाद में मैंने पूछा, मेरे कुछ समाजशास्त्री दोस्त हैं, मैं तो खुद भी समाजशास्त्री हूँ, तो पता चला कि यार ये अरबी मूल के मुसलमान, क्योंकि शेखों की उत्पत्ति तो अरबी मूल के मुसलमान है, तो वहां इतनी संख्या में, इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ क्यों कैसे हो गई है?
कैसे तो मुझे हो गए? पता चला, तो मुझे इसके बारे में जब पता चला कि ऐसा हुआ कि 1931 में जब लास्ट कांस्टिट्यूशन सेंसस हुआ, तो वहाँ के जितने भी मुसलमान थे, वो किसी भी बिरादरी के थे, उन्होंने अपने अपना स्टेटस ऊपर उठाने के लिए अपने आप को 100-150 रुपये लेके शेख लिखवा लिया। तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा जो बंगाल में सबसे बड़ी बिरादरी और बांग्लादेश में भी वो शेख है। अच्छा, उनकी जो माली हालत है या उनके जो फीचर्स हैं वो कहीं से भी नहीं लगते कि उनका अरबी रूट हो, क्योंकि पता चला कि वो मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि बाद में चल के रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन वो कहने के लिए शेख हैं, लेकिन उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि बंगाल में के जो मुसलमानों की जो हालत है वो सबसे बुरी आर्थिक स्थिति में है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है या सिखों में जातिवाद नहीं है। वो मैट्रिमोनियल कॉलम उठा के देख लें किसी भी अखबार का, जो जाति के आधार पर। इस्लाम में जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। रसूल अल्लाह ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि किसी अरबी का अजमी पर कोई प्राथमिकता नहीं है और कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब श्रेष्ठ हैं, मतलब सब समान हैं, सभी समान हैं। अगर कोई मुसलमान है तो वो सभी समान है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के जातिवाद में और हिंदुइज्म के जातिवाद में फ़र्क ये है कि जो हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो इसकी संस्तुति करते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया है ये कुछ लोगों के स्वार्थवश लाया गया है। और इसका सबसे पहला हमें एग्जाम्पल मिलता है बलबन के राज्यकाल में, जो कि 12वीं शताब्दी में शासक था भारत का। तो वो एक तुर्क था बिरादरी से। अच्छा। तो वो अपनी जितने भी उसने जो बड़ी बड़ी दरबारियों की जो पोजीशन दी थी वो तुर्कों को दी हुई थी सिर्फ। और उसको ये बोलता भी था कि जब मैं किसी हिंदुस्तानी बिरादरी के मुसलमान को देखता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है। और अकबर के टाइम पर आईने अकबरी में इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं कि एक मुसलमानों का एक उच्च हाई क्लास पैदा हो गया था जिनको अशराफ कहा जाता था, जो कि विदेशी मूल के मुसलमान थे। मतलब जैसे कि अरबी हो गए, ईरानी हो गए, तुरानी हो गए, तुर्क थे मेन तो, या पश्तून हो गए। हाँ। पश्तून इस कैटेगरी में सबसे बाद में आए जिनको पठान कहा जाता है। और जो अजलाफ हो गए जो उसके नीचे की कैटेगरी है, जो भारतीय जाते हैं। फिर उसके बाद अर्जाल हो गए जो कि भारत के बहुत ही कम जो असवच्छ पेशों से जुड़ी हुई जातियां थी, जैसे बंगी हो गई या चमार हो गए, जो कन्वर्ट हुए उनको अर्जाल जातियां इस्लाम में कहा गया। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब तैमूर लंग आया था इंडिया तो उसमें के पास बहुत सारे दलित बिरादरियों के लोग पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आप हमें कन्वर्ट कर दो और हम हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहते। देखिए, तैमूर लंग ने बहुत यहाँ जुल्म सितम की और बहुत मारकाट की, लेकिन मैं एक हिस्टोरिकल एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ कि उसने बहुत सारे लोगों को, उन दलितों को इस्लाम कबूल करवाया। इस्लाम कबूल करने से वो जातीय भेदभाव से उनको छुटकारा एक हद तक मिला, क्योंकि मस्जिद में सारे मुसलमान समान होते हैं। लेकिन उस कैटेगरी के लोग अभी भी ईरान में या सेंट्रल एशिया के कई, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के कई कंट्री में आज भी उनको डोम कहा जाता है और उनके साथ जो भेदभाव है वो बरकरार है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस्लाम में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन लोग प्रैक्टिस में लाते हैं। और इसके अलावा ये जो कास्ट प्रैक्टिस थी ये चलती रही और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और आपको शायद जान के आश्चर्य होगा। सर सैयद अहमद खान, उन्होंने 1887 के आसपास शायद मेरठ में एक भाषण दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि मैंने ये जो एएमयू खोली है ये मैंने जुलाहों या मतलब कुछ छोटी बिरादरियों के नाम लेके कि उनके लिए नहीं खोली है, ये सिर्फ मैंने शरीफ खानदान के लोगों के लिए खोली है। एएमयू मतलब शरीफ खानदान मतलब हाई कास्ट के लोगों के लिए। सर सैयद ने इसमें खुल के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट किया था और 1947 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, वो बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी करती थी, जो करेक्टर सर्टिफिकेट की ये फला व्यक्ति जो यहाँ से पढ़ा हुआ है ये वो शरीफ खानदान का है और उच्च कुली है, इस तरह की उसमें बातें लिखी होती थी। तो मुसलमानों में, इस्लाम में जातिवाद नहीं है, मुसलमानों में जातिवाद है, भेदभाव है। और इसी वजह से कि जब मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत सारी जो मुस्लिम ओबीसी जातियां थी उनको आरक्षण भी इसके तहत मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो अंसारी जो लगाते हैं। अच्छा,
मुसलमानों के जो अंसारी टाइटल लगाते हैं या कसाई थे, उन्होंने कुरैशी टाइटल लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लोग जुलाहा कह के चिढ़ाते थे, उनको कस्साब बोलते थे, तो उन्होंने अरबियों वाले टाइटल लगाए, कुरैशी, रसूल अल्लाह के खानदान, कुरैश खानदान, और अंसारी लोग टाइटल लगाने लगे, जो जुलाहे थे या मल्लाह थे, इस तरह की जो दलित जातियों से जो कन्वर्टेड लोग मुसलमान थे वो लगाने लगे। और मुसलमानों में जातिवाद इस तरह का नहीं है जिस तरह का हिंदुओं में है। अनटचेबिलिटी की कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग कब्रिस्तान हैं। और जातियों के आधार पे हाँ, कब्रिस्तान है। अली अनवार एक व्यक्ति हैं बिहार के, उन्होंने जो सांसद भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च की है और अपनी किताब भी लिखी है। पसमानदा कहा जाता है इस तरह के मुसलमानों को। पसमानदा कौन से मुसलमान होते हैं? पसमानदा वही सारे मुसलमान हो गए जो पिछड़ी जातियों से कन्वर्टेड हुए, जिसमें शेख, सैयद, मुगल, पठान नहीं है। हाँ। और जो रांगड़ नहीं है, जैसे राजपूतों से कन्वर्टेड हो गए तो उनको रांगड़ कहा जाता है, या मुस्लिम राजपूत हैं या मूले राजपूत हैं, जो जाटों से मूले मतलब मूले जाट है, मतलब मूले जाट मतलब जो जाटों से कन्वर्टेड है। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से हमारे देश में मतलब धर्म जरूर बदला, जातियां नहीं बदली। हिंदुओं में जातियां हैं बहुत ज्यादा, और मुसलमानों में भी जाति है कि जाति नहीं। और आपने कहा कि सिखों में भी जातियां हैं, तो वाकई सिखों में भी जातियां हैं? हाँ बिल्कुल, सिखों में बिल्कुल जातियां हैं। अच्छा। बल्कि कहा जाए तो जो पहले जो शुरू के जो 10 सिख गुरु थे, वे सब एक ही परिवार के सदस्य थे, और उन्होंने मतलब लेकिन लंगर को बढ़ावा दिया कि सब लोग एक ही जगह बैठकर खाएंगे, और उन्होंने मतलब छुआछूत के खिलाफ बात कही, और उन्होंने दलितों को अमृत भी चखाया। और बहुत सारे दलित जो सिख थे, अभी करीब टोटल सिख आबादी का 25% दलित सिख है। अच्छा। जिसमें 2 ग्रुप हैं मेन, एक है मजहबी और दूसरे हैं रविदासिया या रामदासिया सिख। मजहबी सिख कौन से? मैंने नाम सुना। मजहबी सिख वे सिख हैं जो भंगी या चूड़ा बिरादरी से कन्वर्ट होकर जो सिख बने, वो मजहबी सिख हैं। जो सिखों की जो सेना में रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री, उसमें उनकी बहुत ज्यादा तादाद है। और जो बूटा सिंह थे हमारे देश के जो गृह मंत्री रहे हैं, वो भी मजहबी सिख थे। और इस तरीके से जो सुखविंदर सिंह एक शायद सिंगर हैं, वो भी मजहबी सिख है, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, तो किस तरह का भेदभाव आपने इनमें देखा? इनमें इस तरह का भेदभाव है कि जो पंजाब के जो गांव हैं, इनमें इनके गुरुद्वारे अलग हैं। ओह माय गॉड! पंजाब के गांवों में गुरुद्वारे अलग हैं, और जो विदेशों में भी इनके गुरुद्वारे अलग हैं। कनाडा में इनके गुरुद्वारे अलग हैं। और क्योंकि मैं पंजाब में घूमा हूँ, मैंने वहाँ एथनोग्राफिक स्टडी की है और मैं जानता भी हूँ लोगों को। इंग्लैंड में गुरुद्वारे अलग, और पूरी दुनिया में अलग अलग गुरुद्वारे अलग हैं। और इस वजह से परेशान होकर बहुत सारे जो दलित सिख थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा ही है, तुम इस धर्म पर आधिपत्य करना चाहते हो। लेकिन इसमें एक कमाल की बात यह है कि जो सिख धर्म में जो सबसे बड़ा जो जातिवादी समूह है, क्योंकि जो सिख गुरु थे वे खत्री बिरादरी के थे। खत्री जो शब्द आया क्षत्रिय से आया है। गुरु नानक थे, वो गुरु नानक देव जी थे तो वो खत्री थे, गुरु गोविंद सिंह जी भी खत्री थे। लेकिन उसके बाद जाटों ने बड़ी भारी मात्रा में सिख धर्म अपनाया। तो जो अभी सिखों में जो सबसे ज्यादा जातिवाद करने वाली जो बिरादरी है, जिसकी वजह से जो दलित जो सिख हैं वो ज्यादा परेशान हुए, वो जाट सिखों से परेशान है, जिनको जट कहा जाता है। जट सिख, जो मुझे लगता है कि पूरी सिख आबादी का शायद 40% या 50% है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पंजाब का हर तीसरा व्यक्ति दलित है आबादी के हिसाब से। अभी वहाँ 31 या 32% दलित हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं कि सिखों में भी मुझे नहीं पता था कि दलितों में, मुझे नहीं मालूम था कि सिखों में बहुत मुझे लगा कि सब सिख होते हैं। हर 5वां सिख दलित है, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चला होगा। उनमें जैसे काशीराम जी जो थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वो दलित सिख थे, और उन्हें कभी सिख धर्म छोड़ा। हाँ, काशीराम जी सिख थे। ये कुछ नया सुनने को। हाँ, काशीराम जी सिख थे, दलित सिख थे। और जो शहीद उधम सिंह थे वो भी दलित सिख थे, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था, वो भी दलित सिख थे। और दलेर मेहंदी दलित सिख है, मीका दलित सिख है, और इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं कुछ।
तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, हिंदुओं में जिस तरह की चीजें रही हैं, प्रथाएं रही हैं जातिगत आधार पर, तो सिखों में भी ऐसी कुछ प्रथाएं रही हैं जुल्म सितम करने वाली? पूरा जुल्म सितम करने वाली प्रथा रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बंत सिंह नाम के गायक हैं, हाँ। मतलब, और वो दलित सिख हैं, मजहबी हैं। तो उनकी बेटी के साथ कुछ जट सिखों ने बलात्कार किया। तो जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने धमकी दी कि तुम रिपोर्ट वापस लो। तो बंत सिंह एक गायक भी रहे हैं। तो जब उन्होंने वो गाने भी गाते थे वो, तो जब उन्होंने रिपोर्ट वापस नहीं की तो जाट सिखों ने उनके घर पर अटैक किया और उनके चारों हाथ पैर काटने की कोशिश की। तो उनके दोनों हाथ काट दिए और दोनों पैर काटने वाले थे, चौथा पैर दूसरा पैर काटने ही वाले थे, तभी वो लोग भाग गए। मैं बंत सिंह से खुद मिला हूँ। बंत सिंह कोई भी अगर करना चाहे तो गूगल सर्च करके देख सकता है। तो बंत सिंह, तो ऐसे भी उदाहरण हैं। तो कोई कुछ नहीं बोला, मतलब सिखों की बड़ी बड़ी संस्थाएं, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं वहां हुई हैं। लक्ष्मण जी, आपने जातिवाद की इतनी सारी जानकारी हमें दी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि संविधान में जब 3-3 आर्टिकल्स हैं इस असमानता को दूर करने के लिए, तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं? आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कहाँ तक जातिवाद मिटा है? देखिए मैडम, मेरा ही मानना है कि संविधान ने जो हमें जो अधिकार दिए हैं, जो समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, या अनटचेबिलिटी को जो हटाया गया है संविधान के द्वारा, वो 75 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो अगर मैं 75 साल को देखो तो ये 10, 20, 30 साल में ही चेंज हो जाना चाहिए था। मतलब अभी तक हो जाना चाहिए था। कहाँ हुआ है चेंज? अभी भी आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि फलाने राज्य में, जैसे राजस्थान में ही जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ दलितों के लिए चाय के कप अलग रखे जाते हैं। कहीं कहीं उनके नाई जो हैं वो बाल नहीं काटते। और कितनी ही किस्म की, हम रोज इतनी सारी घटनाएं, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता दलितों को, और इस तरह की पता नहीं कितनी सारी घटनाएं हम सुनते हैं। अभी एक लड़के को उत्तराखंड में मार दिया गया, कील ठोक के मार दिया गया उसे। इस तरह की पता नहीं कितनी घटनाएं सुनते हैं। इंटरकास्ट मैरिज करने पर मतलब ऑनर किलिंग हो जाती है लड़की, खासतौर से अगर लड़का दलित हो। और मैंने यहाँ भी सुना है कि जो मैट्रिमोनियल हेडर में देखा है कि कास्ट नो बार एक्सेप्ट SC ST, मतलब कास्ट अपर कास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SC ST ना हो बस लड़कियों के मामले में। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे पूरा समाज बदल रहा है। समाज बदला जरूर है, लेकिन उसकी जो गति है बहुत धीमी है। जिस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ब्लैक्स ने अपनी लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से उन्होंने रंग भेद को एबोलिश किया, उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे यहाँ नहीं हो पाए। कॉन्स्टिट्यूशन अपने मामले में ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं ये गड़बड़ी उनकी है मैडम। व्यवस्था खराब है। हाँ, व्यवस्था इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। शासन व्यवस्था ने हाँ, ज्यादा अच्छे कारगर जो है ना कार्य नहीं किए, जिसकी वजह से ये हट जाती। बिल्कुल। हाँ, संविधान ने तो हमें दिया है काफी कुछ। हाँ, संविधान की इसमें गड़बड़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करने वालों की गड़बड़ी है। जाहिर सी बात है। संविधान पे हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और लोगों की मानसिकता भी चेंज नहीं होती है। लोगों की मानसिकता बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। लोग इस मामले में बहुत ही, मैं कहूँगा कि जो दोहरा रवैया अपनाते हैं और अपनी जातीय सूचिता को बनाए रखना चाहते हैं। लोग पहले समुद्र पारीय यात्रा नहीं करते थे, जो को पहले कि तुमने समुद्र पारीय यात्रा कर ली, या लोग बाहर के खानों में। देखिए, दो चीज़ों ने बहुत बुरी तरीके से जो रूढ़ जाति व्यवस्था है उसको तोड़ा है। एक तो बाहर खान पान, क्योंकि आपको पता नहीं है आप जिस होटल में गए उस प्लेट में पहले कौन खा के चला गया। तो आप अब छुआछूत की तो बात नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक परिवहन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेन में आपके बराबर में कौन बैठा है, या बस में आपके बराबर में कौन है, या सार्वजनिक शौचालय कौन इस्तेमाल करके चला गया। इस तरह की चीज़ों ने, और एक साथ जब लोग काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तोड़ी तो हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये डीप रूटेड है। राम भद्राचार्य जी ने जो बात कही कि पाठक और उपाध्याय नीच ब्राह्मण होते हैं, उससे पता चलता है कि ब्राह्मणों में भी आपस में हम लोग इस तरीके से 6000 जातियों में बट चुके हैं। और ये जातियां हिंदुओं में नहीं, सिखों में भी हैं, इस्लाम में भी आ गए, और कहीं कहीं ईसाइयों में भी आ गई। ईसाइयों में भी जातियां? हाँ, ईसाइयों में बिल्कुल जातियां हैं। उनमें भी ऐसे ही भेदभाव होता है? हाँ, अलग अलग तुम्हारे चर्च मेरे चर्च, तुम्हारे कब्रिस्तान। नहीं, इस तरीके से तो नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान तो अलग अलग है। ऐसा मैंने सुना है कि आंध्र प्रदेश में और केरल में अलग अलग कब्रिस्तान हैं।
जो केरल का जो सबसे पुराना ईसाई समुदाय है, जिनको सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है, तो वे लोग दूसरी बिरादरी के लोगों से विवाह नहीं करते। वो उनका ये मानना है, बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि हम लोग ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए ईसाई हैं। और जबकि ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो सबसे ज़्यादा लिबरल हैं, सबसे ज़्यादा उनमें आज़ादी है और एडवांस हैं वो लोग, है ना, मॉडर्न हैं। है तो हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान के अलावा बाहर जातिवाद नहीं है? नहीं, जातिवाद है। जैसे कि जापान में एक छोटा, मतलब भारत दक्षिण एशिया में ही सबसे ज़्यादा है। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत जातिवाद है। मैं खुद पाकिस्तान गया हूँ, तो वहाँ मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पूरा पाकिस्तान मुस्लिम राजपूतों के कब्जे में है। पाकिस्तान में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और वहाँ जाट भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। वहाँ कास्ट आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो मुसलमान माइनॉरिटी है। वहाँ तो मुसलमानों को बस मुस्लिम है, बाद में जाति बिरादरी वहाँ तो बहुत ज्यादा है। वहाँ जातिवाद है। वहाँ कहते हैं कि 4-5 घराने ही कब्जा किए हुए हैं पाकिस्तान हाँ, के ऊपर, जमींदारी वहाँ। तो नेपाल में बहुत जातिवाद है, क्योंकि मैं नेपाल पे मेरी पीएचडी है। नेपाल तो हमारे पड़ोसी है, तो वहाँ भी जातिवाद हाँ, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हिंदुओं के मतलब वहाँ भी तो वो उनका तो कानून ही मनुस्मृति पर आधारित था बाकायदा। 1854 में जब वहाँ का मुल्की आइन बनाया गया था, तो वो मनुस्मृति के आधार पर था। वो मुल्की आइन क्या? मुल्की आइन मतलब मुल्क का आइन, उर्दू शब्द है तो? हाँ, मुल्की आइन शब्द वहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये नेपाल का नाम था? हाँ, उनके संविधान को मुल्की आइन ही कहा जाता था। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं। अब तो खैर हम भाषा शास्त्र पे चले जाएंगे, तो उसको में बाकायदा मनुस्मृति के आधार पर था वो, कि ब्राह्मण को हत्या के लिए दंड नहीं मिलेगा, और इस तरीके से मतलब जो दंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्राह्मण को कम दंड मिलेगा, जो दलित है उसको ज्यादा दंड मिलेगा, और वो 1962 में अबोलिश किया गया है। आज के टाइम में मनुस्मृति को अच्छा, आपने जो बात कही थी ना वो भूल गए, मतलब अभी स्किप हो जाएगी। जापान में भी भारत के समक्ष एक जातिवाद है। अच्छा। वहाँ एक कम्युनिटी रहती है, बुराकुमेन कहा जाता है, तो ये उनके साथ भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती है अभी तक। इसके अलावा वेस्ट एशिया के कुछ देशों में कुछ अफ्रीकी लोगों को लाया गया था, वहाँ उनसे सफाई कर्मी का काम करवाया जाता है, तो उनके साथ भी, जैसे कुछ अरब मुल्क हैं, तो कुछ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस होती हैं, ऐसा मैंने सबसे ज्यादा कहा। लेकिन हमारे देश में भारत में पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में इतना नहीं ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आइडेंटिटी मेजर है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। भारत और ये नेपाल, भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा जाति है कि जाति नहीं। हाँ, बिल्कुल। पता नहीं कब जाएगी जाति। खैर, फिलहाल तो वक्त हो चला है हमारे जाने का, टाइम हो चुका है। बहुत अच्छी सी बातें हुई आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका ज्ञान हमेशा से ही रोशनी का काम करता है। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से आपसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम।